हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी पिछली कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सस्पेंस के तड़के से भरपूर एक मज़ेदार प्रेम कहानी, जिसमें हर इंसान अपने चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपाए हुए हैं और हर इंसान का अपना एक राज है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर और करते हैं एक एक को बेनकाब। आज इतना कुछ खोने के बाद भी मैथिली शांत थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में ठाकुर खानदान का बिजनेस टॉप पर पहुंचाने वाली मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर आज इतनी शांत क्यों है। क्योंकि आज तो उसने अपना सब कुछ खो दिया। पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया और ना तो इसकी जानकारी पुलिस को हुई और ना ही किसी और को कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि आखिर किया तो क्या किया किसने। एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ खत्म कर दिया। अब सबकी निगाहें मैथिली पर टिकी हुई थी कि अब मैथिली क्या करेगी, खुद को संभालेगी या अपना बचा हुआ बिजनेस संभालेगी या फिर अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेगी। मैथिली ऑफिस से निकली और निकलने में उसे थोड़ा लेट हो गया। रात के 10 बज गए थे और मैथिली ने अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दिया था। कारण था, आज उसे लेट हो गया था। घर से कितने ही फ़ोन आ चुके थे। कोई दूसरा दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज खास दिन था क्योंकि उसके दादा दादी की एनिवर्सरी थी। और आज मैथिली का लेट होना मतलब अच्छा खासा डांट सुनना तो बनता है। इसलिए मैथिली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज़्यादा करके जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। रोज़ की तरह आज भी गाड़ियों की सड़क पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर की साइड रोड थोड़ा शांत रहता था क्योंकि यहाँ थोड़ा रईस लोग रहते थे। हर किसी का इधर आना जाना मना था। आम इंसान कम ही चला करता था। मैथिली ने अपना फ़ोन चेक किया और जल्दी से अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली। और मुड़ते ही एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी और एक सेकंड बाद जब सामने देखा तो कोई उसकी गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा था। मैथिली जल्दी से नीचे उतरी और पीछे दूसरी गाड़ी से उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी नीचे उतरकर आगे आगे चलने लगे। और जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचे, मैथिली 3 कदम पीछे हुई और एकदम से आके उनसे लिपट गई। डैड उठिए, आप यहाँ कैसे? सब लोग कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे थे? बॉडीगार्ड, मैम सर को गोली लगी है, हमें देखने दीजिए। और जैसे ही मैथिली उठती है वो वैसे ही पीछे गिरने लगती है। बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। मैथिली, जल्दी करो, उठाओ और 5 मिनट में मुझे ये हॉस्पिटल में मिलने चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे। सब जल्दी से राजवीर को उठाते हैं और दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। मैथिली अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। 5 मिनट में घर के बाहर उसकी गाड़ी घिसटते हुए रुकती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो एक अजीब सी खामोशी थी। जहाँ रोज़ हल्ला होता था वहाँ आज सिर्फ खामोशी थी हर तरफ। मैथिली के साथ उसका सेक्रेटरी भी था, जिसका नाम शिवम था। आज उसके साथ ही घर आने वाला था, तो वो भी उसके साथ ही आ गया था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब कैसे, आज क्या था और क्या हो गया। मैथिली जल्दी से घर के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। उसकी मम्मा, चाचा, चाची, दादी, चाचा की बेटी एलिना और कोमल, उसका भाई रुद्र, दादा राजेश्वर और घर के सब नौकर सब जहां तहां पड़े थे। मैथिली को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जाके सबको देखे, इसलिए वो वहीं बैठ गई। शिवम जल्दी से सब कुछ चेक करता है तो राजेश्वर, रुद्र और एलिना की सांसें अभी भी चल रही थी। शिवम, मैम, रुद्र, एलिना और दादू की सांसें अभी भी चल रही हैं। मैथिली सर उठाकर देखती है और जल्दी से शिवम के पास जाती है। बारी बारी शिवम की मदद से तीनों को गाड़ी में बैठाकर बोलती है, तीनों को लेकर जाओ सीक्रेट फार्म हाउस में जहां दादू जाते थे, जिसका पता सिर्फ कुछ लोगों को है, और एक डॉक्टर को परमानेंट वहीं रख लो। और अब ये तीनों मुझे सही सलामत चाहिए, समझ गए? और निकलो जल्दी से, यहाँ मैं देख लूँगी। और जब तक मैं ना बोलूँ इन लोगों को छोड़कर मत आना।
सिक्योरिटी बढ़ा दो वहाँ की। और शिवम जल्दी से तीनों को लेकर निकल जाता है। तब तक मैथिली का फ़ोन बजता है। मैम सह नहीं बचे, इन्हें काफ़ी बुलेट लगी थी जिससे उन्हें बचाना नामुमकिन था। मैथिली, घर लेकर आओ डेढ़ को। तब तक पूरी पुलिस फोर्स आके ठाकुर विला के बाहर खड़ी हो गई। और अंदर बाहर हर जगह बस पुलिस और एम्बुलेंस थी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा नरसंहार आखिर किया तो किया किसने, और वो भी इस इलाके में आकर। पुलिस जल्द ही जगह जगह नाकाबंदी करने लगी। मैथिली घर में पड़े लोगों को देख रही थी और इन्हीं सब में अभी उसको अपने डेड की बॉडी को भी देखना है। अब तक उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं निकला था। पुलिस वालों ने उसे एक जगह बैठने को बोला और सबको उठाकर बारी बारी एक साइड से रखने लगे। तब तक एक और एम्बुलेंस आकर रुकी जिसमें से राजवीर को लेकर आए और आकर एक तरफ लेटा दिया। आज मैथिली को ना तो कोई डांटने वाला था और ना पूछने वाला, इसलिए वैसे ही बैठी थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। बॉडीगार्ड उसको आगे पीछे से घेर कर खड़े थे, उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। मैथिली बाहर हॉल में बैठी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अभी तक तो दादू डेड और चाचू उसको हमेशा सपोर्ट करते थे। जब भी किसी चीज़ में उलझ जाती थी उनसे पूछ लेती थी, लेकिन एक झटके में सब उसका साथ छोड़ देंगे उसने कभी नहीं सोचा था। बॉडीगार्ड, मैम हमें सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। कब तक आप बैठी रहेंगी? मैथिली सर उठाकर देखती है तो सबकी बॉडी को अब सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था, क्योंकि मैथिली ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था। पुलिस अब भी घर का कोना कोना ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मीडिया वालों तक ये बातें पहुंच चुकी थी और इस टाइम ठाकुर विला के बाहर मीडिया का पूरा हुजूम उमड़ा था। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर से और मैथिली से बात करना चाहते थे। थक हार कर पुलिस कमिश्नर को मीडिया के सामने आना पड़ा। कमिश्नर, आप लोग अभी शांत रहिए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे। अभी आप लोग क्रिमिनल को एक्टिव कर देंगे। मीडिया, सर इतने बड़े नरसंहार के पीछे कौन है? क्या आप जानते हैं? पूरा ठाकुर परिवार खत्म हो गया। तब आप लोग कहाँ थे? और अब आप कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं, इसका क्या मतलब है? और मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर, क्या उन्हें बचा पाएंगे आप लोग? जब पूरा परिवार नहीं बचा पाए तो क्या उन्हें बचा पाएंगे? सर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कमिश्नर, नो मोर क्वेश्चन कहकर अंदर चले जाते हैं। मीडिया, तो देखा आपने किस तरह से आज एक पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ऐसे सुरक्षित रहेगा हमारा देश और देश के नागरिक? कौन जवाब देगा इसका? किसी के पास है जवाब? पूरी मीडिया जानना चाहती है इसका जिम्मेदार कौन है। एक 24 साल की लड़की कैसे संभालेगी खुद को जब उसके सामने उसके पूरे परिवार का नरसंहार हुआ हो? मीडिया अपनी तरह से सरकार और पुलिस वालों से सवाल जानना चाहती थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंदर मैथिली ने कहा कि सारे नौकर गार्ड और उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार वो खुद करेगी। वो भी पूरे विधि विधान से। तैयारी करो सब करने की। 1 घंटे में सब तैयारी हो जाती है और ठाकुर विला से लेकर शमशान तक पुलिस बिछ चुकी थी। सारे रास्ते रोक दिए गए थे। मैथिली आगे आगे और सारे गार्ड पीछे पीछे सबको लेकर चल रहे थे। आधे घंटे में शमशान पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी ने सारी तैयारियां करवाई और मैथिली आंखों में आंसू लेकर सब शांति से करती रही, क्योंकि रोती भी तो कौन था संभालने वाला उसे जिसके सामने वो रो सके। और जो बचा है वो इस हालत में नहीं कि मैथिली को संभाल सके। पंडित जी सब कुछ अच्छे से मैथिली के हाथों से करवा रहे थे। ऐसा करते हुए पंडित जी के हाथ भी कितनी बार कांप रहे थे। उनकी आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना, सारे ठाकुर विला की पूजा और शादी जो उन्होंने करवाई थी आज तक, और आज अंतिम संस्कार भी करवा रहे थे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लगभग 1 घंटे में सब कुछ करने के बाद जब मैथिली ने सबको मुखाग्नि दी तो वो पूरी तरह से टूट गई और वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर कब तक संभालती खुद को? और उसे ऐसे देख वहां जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया और मैथिली उसे पकड़कर रो पड़ी। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो किसको पकड़कर रो रही है।
कब से खुद को संभाल रखा था उसने और अब उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा। वो बस वहीं बिलखती रही। काफ़ी देर तक रोने के बाद उसे ध्यान आया कि वो किसे पकड़कर रो रही है। उसका तो कोई बचा ही नहीं और जो है वो यहाँ इस हालत में हो नहीं सकता। तो खुद को किसी तरह संभाल कर ऊपर देखती है तो 27-28 साल का कोई लड़का, ग्रीन आंखें, चेहरा एकदम कठोर जैसे अभी कितनों का खून करके आया हो। नॉर्मल कोई देखे तो डर जाए। बॉडी गार्ड उन दोनों को घेर कर खड़े थे और उनमें से कुछ और नए चेहरे थे जिसे मैथिली नहीं जानती थी। वो बस उसकी तरफ देखती रही तो वो बोला, घर चलो, यहाँ का सब हो गया और आगे का मैं सब देख लूँगा। और मैथिली को उठाया और जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और मैथिली को लेकर ठाकुर विला आ गया। मैथिली एक बार फिर जब घर पहुंची तो जार जार रोने लगी वहीं बैठकर। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए और किसके लिए वो जिंदा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि फिर से आकर उसी लड़के ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। मैथिली, उठो, घर के अंदर चलो। और जब वो नहीं उठती है तो वो लड़का उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। घर अब पूरी तरह से क्लीन था। कहीं कोई खून का छींटा भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैथिली वैसे ही रोती रही और रोते रोते कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने मैथिली को ले जाकर उसके रूम में सुलाया और बाहर आकर डॉक्टर को फ़ोन किया। 10 मिनट में डॉक्टर ठाकुर विला आ गए और मैथिली को चेक करके नींद का इंजेक्शन दे दिया और कुछ बात करके बाहर चले गए। वो लड़का वहीं बैठ गया और बोला, आज फिर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था। लेकिन जब तुम्हें यह पता चलेगा कि इतने लोगों की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है तो कैसे संभालोगी खुद को। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा अपने लिए और अपनों के लिए। और ये करूँगा मैं, वीर प्रताप सिंह। वीर मैथिली के पास ही बैठा था क्योंकि वो मैथिली को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। अभी उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां उसे अकेला छोड़ा जाए। वीर ऐसे ही बैठे बैठे ही सो गया। सुबह जब फोन की घंटी बजी तो उसकी नींद खुली और सामने देखा तो मैथिली अभी भी सो रही थी। फोन लेकर वीर बाहर चला गया और कुछ देर बात करने के बाद मैथिली के रूम में वापस आया और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। सुबह के 10 बजे जब मैथिली की आंख खुली तो एक झटके में उठकर बैठी और उसकी आंखों के सामने कल का मंजर घूम गया। सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने आसपास कोई है कि नहीं ये भी ध्यान नहीं था। कुछ देर यूं ही रोने के बाद उसे लगा कोई है जो उसे देख रहा है। अपनी नज़र घुमाकर बगल में देखा तो वीर उसे ही देख रहा था। मैथिली जल्दी से अपने आंसू पोंछ वीर की तरफ देखती है जैसे उसे जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन जो उसके साथ था और अभी भी उसके पास है। वीर उसकी आंखों में ही सवाल पड़ चुका था। अब उसने अपना लैपटॉप बगल में रखा और एक नौकर को आवाज़ दी जिसका नाम रेबेल था। वह जल्दी से वहां आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेबेल, 5 मिनट में खाना लाओ यहाँ पर। जी सर बोलकर वो चला गया। मैथिली अब भी उसे ऐसे ही देख रही थी लेकिन कुछ बोला नहीं। वीर अब मुड़कर मैथिली के पास आया और बोला, सब बता दूंगा मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ आया हूँ, लेकिन उसके पहले जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई है और इसे जीतने के लिए तुम्हें खाना खाकर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आखिर ठाकुर खानदान का बदला जो लेना है तुम्हें। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, बोलकर वीर चला जाता है। मैथिली भी उठकर बाथरूम में चली जाती है और शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है और सोचती है किसने किया ये सब। आज तक उसके डैडी या दादू ने कभी बताया क्यों नहीं इन सब के बारे में। और ये कौन है? क्या सच में मेरी हेल्प करना चाहता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? यही सब सोच रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो अपनी सोच से बाहर आई। फिर कुछ देर बाद वह चेंज करके बाहर आ गई। बाहर वीर आराम से बैठा था और रेबेल वहीं नाश्ता लगा रहा था। मैथिली कुछ नहीं बोली और जाकर एक तरफ बैठ गई। रेबेल नाश्ता लगाकर जा चुका था। वीर मैथिली की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। वो अभी भी जैसे शून्य में ही अपने आप को कहीं खोज रही थी। वीर जाकर मैथिली के पास बैठ जाता है तो मैथिली उसकी तरफ देखती है। वीर, चलो नाश्ता करो फिर बताता हूँ। फिर दोनों साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। मैथिली अब भी वीर की तरफ ही देख रही थी। वीर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है और मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ।
वैसे तो मैं राजस्थान के जैसलमेर का हूँ। मेरे पापा और तुम्हारे पापा दोस्त थे। मेरे पापा वहाँ के रजवाड़े थे और मेरी माँ उस समय पूरे राजस्थान की सबसे सुंदर महिला जिसने मेरे पापा से शादी की। ये शादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेरे माँ पापा ने लव मैरिज की थी, जो उस समय कुछ लोगों को रास नहीं आई। उनमें से सबसे आगे महेंद्र प्रताप था, जो मेरी माँ से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी यह इच्छा पापा ने पूरी नहीं होने दी और जब मैं 7 साल का था तब उसने मेरे घर पर ऐसे ही नरसंहार किया था और पूरे परिवार को मार डाला था। मैं बच गया क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा यहाँ मुंबई ले आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी शादी की सालगिरह थी और माँ पापा ने बोला कि वो दूसरे दिन आएंगे और मैं एक दिन पहले ही उनके साथ आ गया था। उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था और जब अंकल को सब पता चला तो उन्होंने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यूएस भेज दिया। अगर नहीं भेजते तो महेंद्र प्रताप मुझे किसी तरह ढूंढ लेता। इसलिए अंकल ने मुझे यूएस भेज दिया जिससे किसी को कुछ पता न चल सके और मैं सेफ रह सकूं। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, लेकिन अंकल ने डायरेक्ट आने से मना कर दिया था और बोले दादू की एनिवर्सरी में आ जाऊँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन महेंद्र प्रताप का बेटा, शायद तुम्हें याद होगा जब 6 महीने पहले तुमको यंग बिजनेस पर्सन अवार्ड मिल रहा था, उसने ही तुम्हें अपने हाथ से अवार्ड दिया और तब से तुम्हें पाना चाहता है। और ये बात उसने अपने पिता यानी महेंद्र प्रताप को बताई और जब महेंद्र ने पता किया तो राजवीर अंकल और पापा की दोस्ती का उसे पता चला और ये भी कि राजवीर अंकल ने मुझे छुपा के यूएस भेज दिया था। इसलिए उसने पहले तुम्हारी शादी की बात अंकल से की और जब वो नहीं माने तो उनको कई बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी कारण से वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फिर वो कामयाब हो गया और सबको फिर से वैसे ही मारा जैसे 20 साल पहले मेरे घर वालों को मारा था। और ना तब कोई सबूत मिला था किसी को और ना अब कोई सबूत मिलेगा किसी को। लेकिन अगर तुम उसको मिल जाती तो शायद कुछ ना करके तुम्हें उठा ले जाता। मगर इत्तेफाक से तुम आज लेट हो गई थी और उसने सोचा तुम्हें फिर से राजवीर अंकल ने छुपा दिया, इसलिए गुस्से में आकर सबको मार डाला। मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मैं तुम्हारे बाद पहुंचा। मैथिली सुन रही थी लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ है। उसके मम्मा दादी चाचू चाची कोमल डेढ़ सब कुछ खत्म हो गया, वो भी सब उसकी वजह से। और फिर वहीं बैठकर रोने लगी, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सबको मार डाला, सब मेरी वजह से हुआ। वीर मैथिली, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अगर कोई वजह है तो वो है महेंद्र प्रताप, लेकिन उस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है और तुम्हारे रोने से कोई वापस नहीं आ जाएगा। तो चुप हो जाओ और सोचो आगे क्या करना है। अगर ऐसे ही रोना होता तो मैं 20 साल से रो रहा होता। इसलिए अब शांत हो जाओ और आकर बैठो और आगे की नीति बनाओ, क्योंकि मीडिया ने तुम्हारे बचने की खबर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दी है और वो जान चुका है कि तुम यही हो और शायद कुछ दिन में मुझे भी जान जाए। इसलिए रोने से अच्छा है लड़ना सीखो और अब हम दोनों को मिलकर उसका नामो निशान मिटाना होगा। तो तैयार हो जाओ। आज 2 साल बाद मैथिली एक बड़े से हॉल में बैठी थी। उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसे वो लगातार घूर रही थी। कुछ देर बाद उठी और अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल की सारी गोलियां उस पर चला दी और बोली, नफरत नफरत नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुमसे। और वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। तुम रहोगे लेकिन तुम्हारा वजूद चाहकर भी नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। ऐसी हस्ती मिटा दूंगी तुम्हारी कि ना खाक बनोगे ना राख बनोगे। ना तो जलने दूंगी तुम्हें और ना ही बुझने दूंगी। आ रही हूं, अभी तो तुम्हें मिलना है मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर से, तब तुम्हें तुम्हारे जीने की वजह पता चलेगी। अब बहुत ढूंढ लिया तुम मुझे, अब भागने की तैयारी करो, आ रही हूं मैं। अब देखते हैं तुम्हारी ताकत बड़ी है कि मैथिली की हिम्मत, और अब मेरे पास कुछ नहीं खोने के लिए, और जो है उस तक तुम पहुंचो, मैं इसकी कोई वजह नहीं दूंगी। तब तक मैथिली का फ़ोन रिंग होता है। मैथिली फ़ोन उठाकर, हाँ वीर बोलो, जाने का इंतज़ाम हो गया। सब उधर से वीर की बात सुन मैथिली फ़ोन रख देती है और एक बार फिर उस फ्रेम को देखती है और बोलती है, जल्दी मुलाकात होगी हमारी, जस्ट वेट। मैथिली बाहर आती है तो उसके गार्ड हॉल के बाहर ही खड़े थे
और उसको जल्दी से कवर करते हैं। आज 2 साल में मैथिली ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता था। बहुत सारे लोगों ने तो 2 सालों से उसे देखा भी नहीं था कि वह अब कैसी दिखती है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2 सालों से उसे ही मिला था, लेकिन वो कभी अवार्ड लेने नहीं आई। मीडिया और लोग हर समय यह जानने की कोशिश में लगे रहते कि आखिर उस रात के बाद मैथिली कहाँ गई। क्या उसको भी मार दिया किसी ने? लेकिन अगर वो मर चुकी होती तो उसका बिजनेस हर दिन एक नई ऊंचाई कैसे छू रहा होता। ऐसे कैसे हो सकता था कि इतने बड़े नरसंहार के बाद जो बचा वो भी गायब हो गया? लेकिन उसके बाद भी सब काम वैसे ही चल रहे हैं। पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला और फिर धीरे धीरे केस बंद हो गया। और आज इन 2 साल में अवार्ड भी ठाकुर इंडस्ट्री को ही मिला, लेकिन मैथिली लेने नहीं आई। अब लोगों के लिए मैथिली एक मिस्ट्री बन चुकी थी। मैथिली बाहर आई जहां वीर उसका इंतजार कर रहा था। आज मैथिली को पहचानना हर किसी के लिए मुश्किल था। उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का तरीका, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इन 2 सालों में वीर ने चेंज कर दी थी। आज कोई उसकी एक झलक देख ले तो पागल हो जाए, क्योंकि मैथिली सुंदर तो पहले से ही थी। और अब इन 2 सालों में वीर ने जिस हिसाब से उसको चेंज करने में कामयाबी हासिल की थी, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। मैथिली आकर वीर की तरफ देखती है और बोलती है, चलें कि अभी तुम्हें और इंतज़ार करना बाकी है। वीर मैथिली की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं अब और नहीं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया इन 2 सालों में। फिर भी अगर कुछ नहीं सिखा पाया तो वो है पेशेंस। तुम तो 2 सालों के इंतज़ार से ही थक गई, मैंने तो 22 साल इंतज़ार किया है। ज़रा सोचो कितना भूख होगी मुझे उसकी हस्ती की धज्जियाँ उड़ाने की। फिर भी मैं शांत हूँ, क्योंकि अब हम जो भी करेंगे आमने सामने करेंगे, लेकिन वो हमारी परछाई को भी छू ना सके ऐसा करना है। इन 2 सालों में सब कुछ प्लान हो चुका है, लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद भी मैथिली बस एक मिस्ट्री ही रहेगी। उसे कोई देख नहीं सकता है और वो सारी दुनिया देख सकती है। फिर जब उसने एक नज़र मैथिली को देखा तो वो भी बदले में उसे हल्के स्माइल के साथ अपनी पलकें झपका दी कि हाँ हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। अब इन दोनों के गार्ड कोई मामूली गार्ड नहीं थे, सब के सब पूरी तरह से ट्रेंड थे और जैसे किसी की एक आवाज़ भी इनका निशाना नहीं चुका सकती थी। वीर ने अपना फ़ोन निकाला ही था कि बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी और फिर वीर ने मैथिली की तरफ देखा तो मैथिली आगे बढ़ गई और वीर उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए और कुछ ही देर में उनकी जेट ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। अंदर बस मैथिली, वीर और उनके गार्ड थे और जेट पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी। 8 से 10 घंटे के सफ़र के बाद उनकी जेट मुंबई रनवे पर उतरी। इस टाइम मुंबई में रात के 2 बज रहे थे। उनकी गाड़ियां पहले से ही रनवे पर मौजूद थी, जो किसी को देखने से पहले ही पलक झपकते उन्हें लेकर गायब हो गई। कुछ लोगों को बस परछाई दिखी जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। गाड़ी आकर ठाकुर विला के बाहर रुकी तो मैथिली को 2 साल पुराना जख्म याद आ गया, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो सिर झटक के आगे निकल गई। वीर भी उसके साथ ही था और उसके हर एक मोमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने मैथिली का ये रूप देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि अब मैथिली तैयार है। बदला तो वो अकेले भी ले सकता था, लेकिन तब मैथिली कमज़ोर पड़ जाती और फिर उसे कोई भी खतरे से वीर नहीं बचा सकता था। पहले राजवीर की कसम ने उसके हाथ बांध रखे थे और फिर उनकी मौत के बाद मैथिली की हालत ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन आज वो दोनों ही वजह ख़त्म हो चुकी हैं और आज वो आज़ाद था हर फैसला लेने के लिए और कुछ भी कर गुजरने के लिए। यही सोचते हुए वो भी मैथिली के साथ ही ठाकुर विला में अंदर चला गया, जहाँ से खेल ख़त्म हुआ था। आज फिर से शुरुआत वहीं से करने के लिए मैथिली और वीर ठाकुर विला आ चुके थे। अब उन्हें तलाश थी तो बस अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचने की। लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि ये इतना आसान नहीं था, इसलिए तो 2 साल लग गए पूरी तैयारी करने में। दोनों अंदर जाकर फ्रेश हुए, तब तक खाना बन चुका था और नौकर लगाकर जा चुके थे। दोनों ने खाना खाया और कुछ देर आराम करके अपने रूम में चले गए। अब ठाकुर विला बाहर से पूरा बदल चुका था।
लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कारण था सबकी यादें जो बसी थी उसमें, और उसको चाहकर भी मैथिली मिटा नहीं सकती थी। इधर जयपुर में एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक आदमी काले सूट में बैठा था, जो देखने पर किसी खूंखार शेर से कम नहीं लग रहा था, जिसे अगर कुछ देर में अपना शिकार नहीं मिला तो सब कुछ खाक कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीन लोग उसके सामने सिर नीचा करके खड़े थे। उन्हें आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बोले तो भी मारे जाएंगे और ना बोले तो भी मारे जाएंगे। इसलिए बिना देर किए बोलना ही उचित समझा, और एक ने धीरे से बोला, सर वो हमारे हाथ से फिर बच गया। इतना सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल, पूरी तरह लोडेड थी, पलक झपकते ही खाली कर दी। और अब उसके सामने तीन लोगों की बॉडी थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था उन्हें अभी अभी मारा गया है। तब तक पीछे से दो लोग आए और उनकी बॉडी को उठा ले गए, क्योंकि इससे ज़्यादा देरी उनकी भी मौत का कारण बन सकती थी। वो आदमी उठा और बोला, ना करने वाले मुझे पसंद नहीं, और दूसरी तरफ चला गया। एक घंटे से मीटिंग रूम में बैठा वह सबको घूर रहा था, जैसे अपनी काली आंखों से ही सबको भस्म कर देगा। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे आंखें मिलाए। फिर कुछ सेकंड बाद उसका सेक्रेटरी जोसेफ बोला, बॉस वो कहाँ है किसी को पता नहीं। बस हर साल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें ही मिलता है, लेकिन वो 2 सालों से किसी को नहीं दिखी। अब किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है। तब तक उसे रियलाइज हुआ उसने गलत बोला, और जल्दी से अपनी गलती सुधार कर बोला, मतलब जब से महेंद्र प्रताप ने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म किया है, उसी रात के बाद से वो गायब हो गई और आज तक नहीं दिखी। पुलिस, मीडिया, सरकार, किसी को नहीं पता चला कहाँ गई। लेकिन एक बात और भी है, उनकी कंपनी और बिजनेस में कोई घाटा नहीं हुआ है इन 2 सालों में। बोलकर वो चुप हो गया। तो वो आदमी बोला, ठीक है, उसके आगे के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। कोई एक क्लू भी नहीं छूटना चाहिए, और उठकर चला गया। एक अंधेरे कमरे में आकर बैठ गया, जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी और उसमें मैथिली की पुरानी तस्वीर लगी थी। उसे छूकर बोला, इतना नाराज हो मुझसे कि मैं याद भी नहीं तुम्हें। जब पहली बार तुम्हें देखा इतने सालों बाद, तो सोचा तभी बता दूं तुम्हें कि मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त हूँ जिससे तुम हर बार शेयर किया करती थी। कितने खुश थे हम लोग उस टाइम। अगर डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो सब कुछ सही होता। ना मॉम को वो सब झेलना पड़ता और ना तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ता। देखो तो मुझे क्या से क्या बन गया हूँ मैं, कैसे बताऊँ तुम्हें। मैं तुम्हारा वही कबीर हूँ जो कई साल पहले था, जो तब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो अब कैसे देख सकता है। कहाँ हो मैथिली तुम? क्या सच में भूल गई मुझे? क्या मैं इतना बुरा हूँ सबके साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझती हो? कैसे समझाऊंगा तुम्हें आज मैं? राजवीर अंकल और सुहानी आंटी भी नहीं हैं कि तुम्हें बता सके कि मैं कौन हूँ। मेरा वजूद ना कल महेंद्र प्रताप से था, ना आज है, ना कभी होगा। उसने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, सारी गलतियाँ खुद की, और सज़ा मुझे मिली। फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वहाँ पड़े कांच पर ज़ोर से हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून का एक फव्वारा निकला। लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी लाल और अंगारे बरसा रही थी। उसके पैरों के नीचे महेंद्र प्रताप की ढेर सारी तस्वीरें गिरी थी, जिस पर अपने पैर रखकर उसे कुचलते हुए बोला, महेंद्र प्रताप मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा, जितना छुपना है छुप लो। तुमने मेरा वजूद मिटाना चाहा, अब देख तेरा क्या करता हूँ। कबीर सिंह शेखावत नाम है मेरा, तुझे मैं ढूंढ कर मारूंगा। आज तक मेरे हाथ बंधे थे क्योंकि तेरे पास मेरी माँ थी, लेकिन अब वो मेरे पास है। अब तुझे इतना भगाऊंगा कि भागने के लिए तेरे पास ज़मीन नहीं होगी। तेरी काली दुनिया में घुसकर मारूंगा तुझे। तैयार हो जा, आ रहा है कबीर ऑस्ट्रेलिया से तेरी हस्ती मिटाने। सुबह सुबह मैथिली उठी तो 6 बज गए थे। वो झटके से उठी और जिम की तरफ भागी, क्योंकि आज उसे लेट हो गया था। अब तो वीर उसे पक्का 4 बात सुनाएगा। इन 2 सालों में वीर और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। सब कुछ तो खो चुके थे दोनों, अब सिर्फ एक दूसरे का ही तो सहारा था, और बदला लेने का जुनून। मैथिली जल्दी से जिम एरिया में पहुंची तो वीर पुशअप कर रहा था।
मैथिली भी बगल में रनिंग करने लगी। वीर ने एक नज़र उसे देखा और फिर से पुशअप करने लगा। मैथिली, वीर सॉरी यार, आज उठने में लेट हो गई। रात को लेट सोए थे ना, शायद इसीलिए हो सकता है आंख लेट खुली। वीर, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये नींद हमें लेकर डूब सकती है। अगर घर की जगह कहीं और होती तो क्या कर सकते थे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा सोचा है? 2 साल की कुर्बानी हम लोग ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, ये तुम भी जानती हो। इसलिए आगे से ध्यान देना। मैथिली, ये लास्ट था, आज के बाद नहीं होगा, प्रॉमिस। वीर, होना भी नहीं चाहिए। और फिर उसको एक्सरसाइज करने में मदद करने लगता है। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद दोनों अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ था और वीर के हाथ में रिमोट था। सबसे पहले महेंद्र प्रताप की तस्वीर आती है जिसे दोनों देख अपनी मुट्ठी कस लेते हैं, फिर कबीर की और उसके बाद इसके मोस्ट पॉपुलर वांटेड लोगों की जो उसकी फैमिली के नरसंहार में महेंद्र प्रताप के साथ थे। वीर मैथिली की तरफ देखकर बोला, सबकी तस्वीर ध्यान से देख लो, शायद आगे फिर देखने को ना मिले, इसलिए आगे कोई भी गलती हमारे पर ही भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश अब नहीं रहनी चाहिए। मैथिली, आगे क्या करना है, हम कैसे पहुंचेंगे उन सब तक? वीर, हम नहीं जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे हमारे पास मैथिली को ढूंढते हुए, क्योंकि राजवीर सिंह ठाकुर की इकलौती निशानी बची है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? महेंद्र प्रताप को अब तक यकीन हो गया होगा कि तुम्हें सब पता है, तभी तुम गायब थी और कबीर तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा और तब होगा आगाज हमारे मिशन का। मैथिली, वो कैसे? वीर, क्योंकि कबीर तुम्हें चील की तरह ढूंढ रहा है, बस उसको किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, फिर देखो खेल, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उसने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गायब हो जाओगी, नहीं तो वो तुम्हें गायब होने का मौका भी नहीं देता। मैथिली इस्माइल के साथ बोली, ऐसा क्या? तब तो जल्द ही मिलना पड़ेगा इस कबीर से। वीर, इतना भी आसान नहीं है उस तक पहुंचना, क्योंकि उसे बहुत कम लोगों ने देखा है और जो तस्वीर हमारे पास है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उसकी तस्वीर है भी या नहीं। जैसे हम डबल मीनिंग में चल रहे हैं, वैसे ही उसके भी कितने रूप हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिर असली कबीर दिखता कैसा है। वर्ल्ड लेवल पर ताकत रखता है, यहाँ की सरकार तक को हिलाने की हिम्मत रखता है। मैथिली झल्ला जाती है और बोलती है, उसके गुणगान करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो या आगे करना क्या है वो बताने के लिए? वीर, मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताने के लिए लाया हूँ कि तुम उसके हर मूवमेंट से अपना बचाव कर सको। ऐसे ही नहीं घूम रहा है वो। पहली बार था जब वो तुम्हें अवार्ड देने आया था, नहीं तो कभी किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। मैथिली, मुझे पता होता तो उसके हाथ से अवार्ड लेने के बजाय उसको वहीं मार देती, कम से कम मेरी फैमिली तो मेरे साथ होती। वीर, पीछे की बात छोड़ो और आगे पर ध्यान दो, आज मीडिया के सामने तुम्हें जाना है। मैथिली गुस्से से बोलती है, वाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? वीर, पहले पूरी बात सुनो, मीडिया के सामने मैथिली नहीं जाएगी, निया बजाज जाएगी, मैथिली की सेक्रेटरी, और वो तुम हो जो 2 सालों से न्यूयॉर्क में रहकर उसका बिजनेस संभाल रही थी, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम के कारण तुम्हें यहाँ आकर देखना पड़ रहा है। और जैसे ही ये बात कबीर को पता चलेगी, वो तुमसे कांटेक्ट करेगा और उसके बाद का खेल हम तब शुरू करेंगे। मैथिली, लेकिन अगर निया बजाज के पीछे की लाइफ खंगालेगा तो उसे पता चल जाएगा कि निया बजाज कोई थी ही नहीं। वीर, उन सब चीज़ों का प्लान मैंने पहले ही पूरा कर लिया है, तुम परेशान मत हो, बस निया बजाज शाम के 4 बजे तक चाहिए, वो भी मीडिया के सामने। मैथिली, ओके, पहले ही मिल जाएगी निया बजाज तुम्हें, तुम जाके मीडिया तक ये खबर पहुंचा दो कि मैथिली की सेक्रेटरी निया बजाज इंडिया आ रही है। वीर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मीडिया सूंघ रही है, बस हवा की ज़रूरत है उसको। फिर देखो कमाल, कहकर चला जाता है और मैथिली अपने रूम में चली जाती है। 2 घंटे बाद हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही बात चल रही थी, मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर कहाँ है, अभी भी किसी को नहीं पता। लेकिन आज 2 सालों से उसकी कंपनी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली मिस निया बजाज, जो न्यूयॉर्क में रहकर उनका बिजनेस संभाल रही थी, आज इंडिया लौट आई हैं। आज तक निया को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज शाम 4 बजे वो अपना पहला इंटरव्यू देने वाली हैं। तो बने रहिए एक्सक्यूज न्यूज़ चैनल के साथ।
जो आपको हर मिनट का ताज़ा अपडेट देता रहता है। ये खबर आग से भी तेज फैल गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर मैथिली कहाँ है और ये लड़की कौन है जो अपने आप को निया बजाज अर्थात मैथिली की सेक्रेटरी बोल रही है। हर कोई जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अभी सबको इंतज़ार करना था शाम के 4 बजने का, क्योंकि अब ये वही बता सकती थी। जब ये खबर जोसेफ तक पहुंची तो उसने जल्दी से कबीर को न्यूज़ चैनल खोलने को बोला, लेकिन कबीर उस टाइम फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, इसलिए उसने उसे बाद में देखने को बोल जैसे ही फ़ोन रखना चाहा। जोसेफ, सर मैथिली मैम के बारे में न्यूज़ है। जैसे ही मैथिली का नाम कबीर के कानों में गया, उसने झट से अपने बगल में रखा रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए। वो ध्यान से सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात अब बस चल रही थी, मैथिली कहाँ है और ये सेक्रेटरी। उसे बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मीडिया वाले कहना क्या चाह रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस कोई सेक्रेटरी कैसे संभाल सकती है? और हर साल जो बिजनेस पर्सन अवार्ड मिलता है वो किसको मिलता है? कबीर ने यही सब सोचते सोचते जब घड़ी की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे। अभी इंटरव्यू देने में 2 घंटे बाकी हैं, मतलब मुझे भी इस इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैथिली से जुड़ी है तो देखना ही पड़ेगा। देखें तो आखिर ये सेक्रेटरी है कौन जो मैथिली की जगह काम कर रही थी। अगर ये सच में उससे कनेक्टेड है तो मैथिली को ज़रूर जानती होगी। फिर उसने जेसेफ को फ़ोन किया और कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया। महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, उसके पास भी यह खबर पहुंच गई थी कि मैथिली की जगह उसकी सेक्रेटरी उसका बिजनेस संभाल रही थी और अब इंडिया में आ चुकी है। महेंद्र प्रताप, मोंटी, पता करो कहाँ छुपी है राजवीर की आखिरी निशानी। अब वो नहीं बचनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में या तो जिंदा या मुर्दा ला कर दो उसे। बस अब और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। इससे पहले कि कबीर उसे ढूंढकर सच्चाई बताए, तब तक हमें उस तक पहुंच जाना है। समझे सब के सब, मैं राजवीर की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता। मोंटी सर झुकाकर यस बोलकर चला जाता है। महेंद्र प्रताप, कबीर देख तो अब फिर मैं कैसे तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। एक बार ये लड़की मिल जाए बस। शाम के 4 बजे मीडिया का हुजूम उमड़ा था ठाकुर विला के बाहर। सबकी निगाहें टीवी पर ही टिकी थी कि कब इंटरव्यू आएगा। पूरा शहर जानना चाहता था कि किधर है मैथिली, आज तक कहाँ थी और ऐसे गायब कहाँ हो गई। क्या उसे पता था कि उसकी फैमिली का कातिल कौन है? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मीडिया पूछना चाहती थी और निया का इंतजार कर रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। पूरा मीडिया ठाकुर विला के बाहर खड़ी निया बजाज का इंतजार कर रहा था। वीर, मैथिली रेडी हो? मैथिली, आई एम ऑलवेज रेडी, मैथिली ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा गेटअप चेंज हो चुका था। अब वो निया बजाज थी। बालों को कर्ली कर लिया था जिसके कारण वो छोटे हो गए थे। फेस पर मास्क लगा था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि असली चेहरा नहीं है, क्योंकि मेकअप से उसे इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया गया था कि खुद कवर करने वाला तक ना पहचान पाए कि क्या असली है और क्या नकली। फॉर्मल कपड़े थे जो उसे कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं बना रहे थे। उसने अपने आप को एक सेक्रेटरी के गेटअप में फिट कर लिया था और अब वीर के साथ बाहर आ गई, क्योंकि वीर भी उसके गार्ड की ड्रेस में था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक जगह मीडिया वालों को बैठा दिया गया और बारी बारी क्वेश्चन पूछने को बोला गया। मीडिया ने भी कोई ना अनुकूल नहीं किया और एक जगह इकट्ठा हो गए जहां उनके आराम की सारी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद बारी बारी सबने अपने अपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मीडिया, मैम इतना बड़ा बिजनेस आप संभाल रही हैं तो मैथिली मैम कहाँ हैं? क्या आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं? जी बिल्कुल, ये बिजनेस वही संभाल रही हैं, मैं तो बस उनका इंस्ट्रक्शंस मानती हूँ। मीडिया, तो क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं? निया, जी नहीं, हम दोनों बस ईमेल चैट करते हैं। बाकी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं। और मैं जानना भी नहीं चाहती। उनके इतने दुश्मन हैं, अब कौन क्या करे। मीडिया, तो आप कह रही हैं कि आपने उन्हें नहीं देखा? निया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे 2 साल पहले न्यूयॉर्क में मिली थी, उसके बाद नहीं। मीडिया वाले ऐसे ही कितने सवाल निया से पूछते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाते कि आखिर मैथिली है कहाँ।
निया भी गोल गोल घुमाकर जवाब दे रही थी। पूरा बिजनेस फील्ड इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आखिर बिजनेस राइवल जो थे, महेंद्र प्रताप ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी स्क्रीन पर निया को देख और सुन रहा था। कबीर अपने सेक्रेटरी हॉल में अकेले बैठा निया के एक एक वर्ड को जैसे पी रहा था। टू बी कंटिन्यूड।